मैं आचार्य हंसराज प्रजापति उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 6 विज्ञान विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। पाठ 9 सजीव विशेषता एवं आवास। तो आवास के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। किसके बारे में? आवास के बारे में। तो आवास किसे कहते हैं? यानी कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वह उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। यानी कि वह स्थान जहाँ पर कोई सजीव रहता है वह उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। किसी सजीव का वह स्थान, किसी सजीव का वह स्थान जहाँ पर किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, वह स्थान जिसमें वह रहता है, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? उसका आवास कहलाता है। यानी कि वह स्थान जिस पर कोई सजीव रहता है वह उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। तो आवास किसको कहते हैं? वह स्थान जिस पर कोई सजीव रहता है वह उसका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान या घर। आवास का अर्थ क्या होता है? वास स्थान यानी आवास। आवास का अर्थ क्या होता है? वास, क्या? वास स्थान, वास स्थान, वास स्थान। एक घर भी कहते हैं अपन इसको। क्या कह सकते हैं? घर। तो विभिन्न पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। विभिन्न पौधे और जंतु क्या है? एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। तो अपन आवास में देखो, सबसे पहले स्थलीय आवास की बात करें। किसकी? स्थलीय आवास। तो आवास के बारे में बात कर रहे हैं तो पहली बात कर रहे हैं अपन स्थलीय आवास। कौन सा? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास। तो स्थलीय आवास में क्या आता है? यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कह रहा है? स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को, यानी स्थल ब्रैकेट में लिख लें, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जीव जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास कहते हैं। यानी जमीन पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जंतु पाए जाते हैं तो जहां पर वो रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपन स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि मरुस्थल है, तटीय, घास के मैदान है, मरुस्थल, ये सब क्या है? स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। किसके? स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। स्थलीय आवास के
उदाहरण क्या क्या है? घास के मैदान है, मरुस्थल है, ये क्या है? स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्री जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास है। यानी एक तो हो गया स्थलीय आवास, इसके बाद में आता है जलीय आवास। कौन सा? जलीय आवास। दूसरा होता है जलीय आवास। तो जलीय आवास में क्या है? यानी कि जल में जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, पौधे जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। यानी जलीय जीव जंतु जहाँ रहते हैं यानी कि जल में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपन जलीय आवास कहते हैं। जलीय जीव जहाँ पाए जाते हैं वह उनका क्या कहलाता है? जलीय आवास कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विशेषताएं पाई जाती है। यह जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। यानी कि जलीय आवास में भी गर्म जलीय आवास होता है, ठंडा जलीय आवास होता है, तो इनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उनके जैविक घटक कहलाते हैं। यानी कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके क्या कहलाते हैं? जैव घटक कहलाते हैं। यानी कि जो जैव घटक जहाँ पर जिस आवास में जीव जंतु पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जैव घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव घटक कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैविक घटक है। और यानी कि निर्जीव वस्तु, कौन सी? निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु क्या कहलाती है? निर्जीव वस्तु क्या कहलाती है? अजैव घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव घटक कहलाते हैं। यानी कि सजीव वाले घटक तो क्या कहलाते हैं? जैव घटक कहलाते हैं। और निर्जीव वस्तुएं या निर्जीव क्या कहलाते हैं? अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। यानी कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। तो यानी कि बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। तो अपन अपने परिवेश में होने वाली परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़ा समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वत क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। यानी कि जैसे ही अपन पहाड़ी पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पहाड़ी पे, तो हमें हमारी श्वसन दर क्या हो जाती है? श्वसन दर बढ़ जाती है। क्या जाती है? बढ़ जाती है। श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि अपन जैसे ही पहाड़ी पे जाते हैं तो हमारे श्वास लेने की दर भी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। श्वास लेना पड़ता है तीव्र गति से। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्रों के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल देता है। यानी कि कुछ दिनों के बाद में यानी कि अपना शरीर उसी वातावरण को क्या कर लेता है? ढाल लेता है। और श्वसन दर यानी कि धीरे 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 क्या हो जाती है? जो अपनी पहले थी उसी के अनुसार श्वसन दर उसी गति से हो जाती है। यानी कि कम हो जाती है। पहले शुरुआत में जाएंगे तो श्वसन दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे अपन उस वातावरण में ढल जाएंगे तो अपनी श्वसन दर क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी कि
ज़्यादा नहीं रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं आती होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन क्या कहलाते हैं? पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यानी कि कुछ अवधि के लिए अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में कुछ अनुकूलन से भिन्न हैं। तो ये अपना यानी कि आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।